नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वंदना राग जी की कहानी शहादत और अतिक्रमण। वंदना राग अपने समय की ऐसी कथाकार हैं जिन्हें किसी पूर्वाग्रह समाहित ढांचे में नहीं बांधा जा सकता। वे अपनी कथा रचना की प्रक्रिया के दौरान ही सारे स्थापित ढांचों का अतिक्रमण कर अपने लिए सर्वाधिक नया स्पेस बनाती चलती हैं, एक बिंदास खुले यायावर समान। आज के इस हाय तौबा वाले युग में उनकी कहानियां समय की विडंबनाओं का साहसी प्रतिमान रचती हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी शहादत और अतिक्रमण। लांस नायक अजय प्रताप सिंह नहीं रहे। प्रदेश का एक और होनहार सपूत कारगिल में शहीद हो गया। खबर की इन दो पंक्तियों ने चारों ओर अपने अपने ढंग से अफरा तफरी मचा दी। सुबह सुबह मुन्नी सिंह के नित्य क्रिया से निवृत्त होने के कहीं पहले गांव में एकमात्र फोन रखने वाला रमेश सोनाने भागता हुआ आया था। दादा को बाहर के बरामदे वाले बिस्तर से उठाता हुआ अंदर ले आया था। माता राम तो अभी उठी भी नहीं थी। वहीं बाहर के लकड़ी के फर्श वाले कमरे में अस्त व्यस्त बिखरी पड़ी थीं। गाड़ी के समान भड़बड़ाता हल्ला करता सोनाने उस कमरे में पहुंचा। जवान जहान मुन्नी सिंह को शर्म पड़ गई। उसे माता राम को देख शर्म पड़ गई। माता राम की साड़ी कैसे घुटनों के ऊपर जा पहुंची थी, जहां उसके टखने और एड़ी अंधेरे कमरे में पके भात समान चमक रहे थे, गुदगुदे और पीले सफेद। हबड़ दबड़ सुन मुन्नी सिंह अपनी कोठरी से अचकचाकर निकल पड़ी थी। पहले उसे फोन वाला रमेश सोनाने दिखा, फिर दादा और अंत में माता राम। उसने खुद रात में पहनने वाली झीनी साड़ी पहन रखी थी। इस जानलेवा गर्मी में बंद कमरे में सोना भट्ठी में तपने से कम नहीं था। रोटी सेंकते वक्त मुन्नी सिंह की जान निकलती थी। वह सोचती थी रात को 2 मग नहाने का, मगर माता राम घर के बाड़े से बाहर जाने को मना करती थी। दिन रात गांव की औरतों को दबोच खेत खलिहान में इज्जत खराब करने का खेल चल रहा था। लेकिन मुन्नी सिंह अपने को लेकर निश्चिंत थी। 2 बातें थीं इसकी वजह। एक तो वे लोग राजपूत थे, दूसरे उसका पति सेना में था लांस नायक। लिहाजा राजपूत फौजी की पत्नी की लोग इज्जत करते थे। पर माता राम बड़ी झबरैल गुस्से वाली थी। उसने बोल दिया, नहीं तो नहीं नहा सकती मुन्नी सिंह, चाहे वह अपने ही पसीने में डूब क्यों न जाए, चाहे अपनी ही बदबू से नाक क्यों न फट जाए उसकी। वहीं आंगन में बाल्टी भर पानी से हाथ मुंह धो सोई थी वह। हाथ का पंखा करते करते हाथ टूट गए थे उसके, पर हवा लगती ही नहीं थी। थक कर चूर यह सादी साड़ी पहन न जाने कब नींद लगी कि फिर यह हलचल। क्या हुआ दादा? उसने सोचा, पराए आदमी से पहले घर के आदमी से पूछा जाए। अभी तो सवेरा नहीं हुआ। घर के अंदर कोई जंगली जानवर घुस गया क्या? नहीं। दादा भी चकराया सा था। यह रमेश कुछ कह रहा है क्या? आवाजों का आदान प्रदान सुन माता राम भी उठ गई। रमेश सोनाने खुद भी साफ साफ कुछ न देख पा रहा था न बोल पा रहा था, सिर्फ ओ ओ कर रहा था। इस पर दादा को खींच चढ़ाई। अरे बोलता क्यों नहीं? वो दादा, वो फोन आया था अजय मामा के स्टेशन से। कोई साहब था, बोल रहा था अजय प्रताप सिंह के घर से किसी को बुला लाओ, 10 मिनट में फिर फोन करते हैं। दादा अब के घबराया। बाबू ने खुद फोन क्यों न किया? उसके साहब ने क्यों किया? अब मैं क्या जानूं? तुम तो चलो अब। रमेश सोनाने यह बोलते वक्त मुन्नी सिंह को भी देखता रहा। इस बदहवासी की स्थिति में भी वह यह देखने से नहीं चूका कि मुन्नी सिंह कितनी जवान है। कोई 20 से ज्यादा की नहीं। पसीने से भीगी झीनी सादी सफेद धोती उसके बदन से कैसे लिपटी थी। शरीर की एक एक रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ऐसी सुंदर जवान लड़की मामा के हत्थे चढ़ी थी, उसके हत्थे नहीं, जबकि वही उसके लिए उपयुक्त पात्र था, जवान और खूबसूरत। मामा तो मुन्नी सिंह से उम्र में कहीं बड़ा था। मामा हमेशा पोस्ट पर बाहर ही रहता था।
रमेश सोनाने की स्थिति अजीब रहती थी। चूंकि उम्र के रिश्ते से मुन्नी सिंह का पति उस सरीखे गांव के छोकरों का मामा लगता था, तो मुन्नी सिंह को भी वह जीभ काट काट कर ईर्ष्या और लाचारी में मामी कहता था। अब मामी कहता था तो मुन्नी सिंह को लोगों के बीच किसी और दृष्टि से देख भी नहीं पाता था। उससे हंसी मजाक छेड़ चुहल भी नहीं कर पाता था। मुन्नी सिंह भी रमेश सोनाने को खूब जानती थी। इज्जत के अलावा सब कुछ तैरता था उसकी आंखों में। मुन्नी सिंह ने भी अंधेरे में अपनी देह पर गड़ती आंखें देख ली। उसे जंगल जाने की तीव्र इच्छा हो रही थी, पर दादा और रमेश सोनाने के घर से खिसकने के बाद ही वह ऐसा कुछ कर सकती थी। पौ फटने के पहले वह यह सब कर भी लेना चाहती थी, वरना खेत की ओर जाने वालों का भीड़ भड़क्का चालू हो जाता था। कई बार मुन्नी सिंह को अपने ससुराल वालों पर रोष उठता था। उसका पति इतना कमा कमा कर तो भेजता था, फिर भी एक बाथरूम नहीं बनवाते ये लोग। उसके मायके में सब इंतजाम था। मायके वाले भले ही कम संपन्न थे, फिर भी वे लोग तरीके से रहना जानते थे। दादा और माता राम तो उसके पति का भेजा सारा पैसा बैंक में रखते जाते थे। वे तर्क करते थे, खर्च कर दिया तो छोटे देवर की पढ़ाई पूरी कैसे होगी? एक ननंद की शादी भी बाकी है। फिर मुन्नी सिंह सोचती थी, चलो कोई बात नहीं, अभी तो उसकी शादी को 2 ही साल हुए हैं, धीरे धीरे उसकी हालत सुधर जाएगी। क्या पता पति ही साथ ले जाए फैमिली पोस्ट पर, ऐसा पिछली बार बोल के गया था वो। दादा और रमेश सोनाने टले तो माता राम को जंगल जाने का बोल चल पड़ी मुन्नी सिंह। दूर कहीं सृष्टि के दूसरे कोने पर से सूरज की छाया धीरे धीरे चलती हुई आसमान के कदम नाप रही थी। रोज ऐसा ही देखती थी वह, पहले छाया आती थी फिर सूरज। रोज उसे ऐसा लगता था, पहले सुख की छाया आई फिर सुख। कच्ची काली मिट्टी की पगडंडी खेतों के बीच बीच से निकालकर बनाई गई थी। लगता था पहले मूंगफली और सोयाबीन फैलकर अकड़ेंगे, फिर उनसे जगह बची और उनकी मर्जी हुई तभी आदमी जन चलना फिरना करेंगे। दूर तक देखने पर धार से दादा का संतरे का खेत भी दिखता था। सूरज की छाया में नारंगी बल्ब से धरती का एक हिस्सा जगमगा रहा हो जैसे। पकने लगे थे फल। इस साल फसल अच्छी हुई थी। धार से भिजवाएगा घर पर पके फल। लांस नायक गांव का बड़ा आदमी था। लांस नायक उसका पति, लांस नायक अजय प्रताप सिंह। वह उसकी पत्नी मुन्नी सिंह 10वीं पास, सांवली और सुंदर। उसका पति लंबा गोरा बांका छबीला। सबने पहले जब मुन्नी सिंह को देखा तो अबेर सबेर कहते जाते थे, दूल्हा ज्यादा सुंदर है। पर बाद में सब कहने लगे थे, अरे दुल्हन के चेहरे पर तो खूब पानी है, कैसे कपड़ा गहना जचता है उस पर। यह पानी वाली बात उसकी समझ से बाहर थी। उसने एक दिन अपने पति से ही पूछ ली थी, ये पानी क्या? पति खूब हंसा था। जानकारी बहुत थी उसके पास। पहले शहर में पढ़ा था, फिर फौज में, तो सब जानने न जानने वाली बातें भी खोलकर समझा दी जाती हैं। आदमी को बस में करने वाली ताकत है तुझमें। हट! वह शर्मा गई थी। वह तो समझी थी मां के गुरुजी के प्रवचन की बात। यह शरीर तो पानी है, पानी से ही ज्यादा बना है। हड्डी मांस खून फिर कहां से इतना आया? उसने पूछना चाहा था गुरुजी से, पर मां ने डांट दिया था। गुरुजी से सवाल जवाब नहीं, शरीर के पानी को संभाल कर रखना चाहिए, लोभ लालच में गंवाना नहीं चाहिए। उस दिन से वह मन ही मन थोड़ा डर गई थी। छोटी बातों पर रोना धोना छोड़ दिया था उसने। कहीं आंख के रास्ते शरीर का पानी पूरा बह ना जाए। यदि बह गया तो क्या बचेगा उसके पास? अब गांव की अम्मा ताई सब उसे पानीदार कहते न थकती थी, और वे इस बात को रस ले लेकर प्रशंसा में कहती थी। इसीलिए और जरूरी हो गया था मुन्नी सिंह का इस पानी को बचाना। आदमी को बस में करने वाली बात तो पति ने मजाक में कही होगी। उसको इस मजाक का हक था, वह पति था उसका। पोस्ट पर जाने से पहले रात भर प्यार और बात, यही 2 चीज की उसने।
माता राम ने खाने को इतना बुलाया पर नहीं गया कमरे के बाहर। बोलता रहा, बस में कर लिया तूने मुझे, अब दुश्मनों से कैसे लड़ूंगा जादूगरनी, हर जगह तो तेरा ही मुखड़ा दिखेगा, गोली कैसे दागूंगा मैं। यह सुन लाड़ के मारे रोते रोते बुरी हालत हो गई मुन्नी सिंह की। क्या जी, प्रीत में ऐसा कैसा जादू कि दुश्मन में भी मेरा मुखड़ा दिखेगा आपको। ये तो गद्दारी होगी देश के साथ, देश के लिए तो ये भूलना ही होगा। मुन्नी सिंह के मायके के आल्हा उदल के संस्कार जोर मारने लगे। वहां खूब गाया जाता था आल्हा उदल, बच्चों को वीर रस की बातें समझाई जाती थी, उसके प्रसंग दोहराए जाते थे। कैसे छतरानियां अपने आदमियों पर पानी चढ़ाती थी, जाओ शहीद हो जाओ। पानी की यहां भी बड़ी महिमा थी। अजय प्रताप सिंह अपनी मुन्नी सिंह की भोली देश प्रेम की बातें सुन पीड़ा में तर हो गया। दोनों ने एक दूसरे के आंसू बीनने में पूरी रात एक कर दी। सुबह तड़के ट्रेन पकड़ने के पहले जीप पर चढ़ा अजय प्रताप, फिर 30 किलोमीटर दूर ट्रेन पकड़ राजपूताना राइफल्स की टीम के साथ हो लिया। टीम स्टेशन पर इंतजार कर रही थी। सब छुट्टी वाले साथ वापस लौट रहे थे। सबको वहां से जाना था पोस्ट पर। पोस्ट फिलहाल उनकी सरहद थी। कश्मीर की हरितिमा आच्छादित वासंती वादियों से कहीं आगे सूने ठठ पथरीले पहाड़ों पर उसकी तैनाती थी। रास्ते भर गुमसुम बना रहा अजय प्रताप सिंह। साथियों ने खूब छेड़ा, रातों की बातों का ब्यौरा चाहा, पर वह गाफिल ही बना रहा। जाते ही पहले पहल फोन किया उसने रमेश सोनाने के घर पर। नजरें कमीन थी रमेश सोनाने की। गांव के लुच्चों का साथ था उसका। औरतों को गंदी निगाह से देखते थे ये सब। यह तो शुक्र था कि वह फौज में था। एक डर था उसके रुतबे का, वरना उसकी अपनी पत्नी भी कहां बच पाती इनकी हौसाकुल दृष्टि से। गांव अब काफी असुरक्षित हो चुका था। संस्कार बदल गए थे गांव के। अब नीच जात वालों को भी अलाना बुलाना पड़ता था, उनके साथ उठना बैठना पड़ता था। फोन भी देखो, रमेश सोनाने को पहले मिला था। उसके नीच जात होने का फायदा। अब उपाय क्या था, उसी के यहां फोन करना पड़ता था। अब वहां तो दादा को बुलाकर ही बात हो सकती थी। माता राम तो मुन्नी सिंह को भेजने से रहीं। माता राम कड़ाई से रखती थी मुन्नी सिंह को। उसे भी कुल मिला जुलाकर ठीक ही लगता था। यह बच्ची थी मुन्नी सिंह, कुछ जायज नाजायज हो जाता तो कहां तक जिम्मेदारी लेता वह। साल के ज्यादा दिन तो वह बाहर ही रहता है। दादा से ही खबर कर दी थी, घर में सबको बता देना ठीक से पहुंच गए और मन लगाकर ही ड्यूटी करेंगे। जल्द ही चिट्ठी पत्री का सिलसिला शुरू हो गया। दिल में हमेशा दर्द रहता है, कोई बीमारी तो नहीं हो गई। इस वाक्य को पढ़ सूने पहाड़ों की आंखों में भी आंसू आ जाते। कितनी भोली थी मुन्नी सिंह। फिर लिखती वह, संतरे लाइट मारने लगे हैं खेत में। फिर आज अपना खेत खूब खिला था, फूल खिल गए सारे सूरजमुखी के। फिर माता राम बहुत कड़ाई करती हैं, रात को नहाने से मना करती हैं। फिर गांव में सहेली भी बनाने नहीं देती हमको, कहती हैं सबके मिजाज खराब हैं, बिगड़े हुए। ये सब पढ़ कभी सुख में गोते लगाता वह, कभी दुखी हो जाता। माता राम की आदत से परिचित था वह। साड़ी की जेबी से रुपया निकालकर अपनी नई बहू पर खर्च नहीं करना चाहती थी। इस बार माता राम को अलग से चिट्ठी लिख कहा था उसने, बहू का ख्याल रखा करो, इतना पैसा भेजता हूं, भाई राकेश और बहन सुषमा के खर्चे के बाद जो बचे उसमें से कुछ रुपया दे दिया करो। हाट जाकर अपनी मुट्ठी के पैसे से बिंदी हार खरीदेगी तो खुश रहेगी। माता राम चिट्ठी पर बिगड़ गईं। क्यों बहू, तुझे दुख काहे का है? अभी नई नई शादी के इतने कपड़े लगते हैं, साज श्रृंगार का सामान है, फिर बाबू को किस कमी की खबर कर दी? कुछ नहीं। बोलते वक्त लाल हो गई मुन्नी सिंह। ये अजय प्रताप सिंह भी कैसे उल्लू हैं। पति पत्नी के बीच की बात कोई माता राम को बताता है। हट। मुन्नी सिंह को यह सब अटपटा लगा, ये माँ बेटे की बातें। वह समझदार थी,
उसने अपने मन को काबू में कर लिया। तीजा का व्रत करने लगी, मांगने लगी तन और मन की सबलता। आशा की प्रार्थनाओं के स्वर बड़े मीठे और दूर तक पहुंचने वाले थे। प्रभु का आसन हिलाना था, तभी तो मुन्नी सिंह को मन की मुराद मिल पाती, तभी तो वह अजय प्रताप सिंह के साथ फैमिली पोस्ट पर जा पाती। न जाने प्रभु हिले कि नहीं, पर गांव वाले मीठे स्वरों से पूरे बिंध गए। लांस नायक की औरत बड़ा मीठा गाती है। चर्चा बेशुमार थी। भाई जितनी सुंदर है उतनी ही मीठी तान लगाती है। लांस नायक तो बड़ा भाग्यशाली निकला। जितनी मुन्नी सिंह की शोहरत बढ़ती जाती, उतना माता राम कड़ाई करती जाती। इसके यहां नहीं जाना, उसके यहां तो बिल्कुल ही नहीं। आज मंदिर जाने का क्या तुक, जैसे मंदिर जाने के लिए भी किसी तुक की जरूरत होती है। बिगड़े बैलों के सींगों से फिर क्या टकराना, नुकसान अपना ही था। मन का क्लेश बढ़ता जाता, चैन भाग जाता। निबाह करती चली गई मुन्नी सिंह। फिर खबर की लांस नायक ने कि सरहद पार से लड़ाई घमासान हो गई है, अब चिट्ठी कम लिख पाएगा वह। फिर रेडियो और अखबार से पता चला कि कई जवान शहीद होते जा रहे थे। फिर लांस नायक ने खबर की कि वह तो ठीक है, पर उसके 2 साथी मारे गए। फिर और खबर की, घर के सब लोग निश्चिंत रहें, देश पहले बाकी सब बाद में। हाँ, लेकिन घर वालों की सबके नीचे एक रेखा खींच दी गई थी। बड़ी याद आती है। इधर मुन्नी सिंह को अलग से चिट्ठी आनी बंद हो गई थी। युद्ध के दौर में सामूहिक 2 लाइनें खैर खबर की पर्याप्त थीं। उससे ज्यादा का वक्त ही कहां था लांस नायक के पास। घर की इज्जत, परिवार की इज्जत का ख्याल कर मुन्नी सिंह अब घर में ज्यादा रहने लगी। माता राम की डांट का डर भी था। फिर भी एक दिन इस कैद से निकल पति के साथ पोस्ट पर जाने के स्वप्न इतनी प्रसन्नता से भर देने वाले थे कि वह लगातार खुश दिखती थी। माता राम को यह भी रास न आता। वह टोक देती, बहू ऐसे नहीं हंसते, नीच औरतों के समान। इतना बनाव श्रृंगार ठीक नहीं बहू। अनगिनत वर्जनाओं के बावजूद मुन्नी सिंह दिनों दिन निखरती जा रही थी। एक दिन घर में अकेली बैठी अजय प्रताप सिंह की पुरानी चिट्ठी पढ़ने बैठी तो रमेश सोनाने घर के भीतर चला आया। क्या है? उसने कड़ाई से पूछा। रमेश सोनाने जैसे उदंड के लिए यही भाव ठीक था, लेकिन वह नम्र हो बोला, मामी फोन आया है मामा का। दादा कहाँ हैं? खेत पर। बोलते वक्त उसकी आवाज थोड़ा रुक कर निकली थी। और माता राम? रिश्ते में गई हैं। मुन्नी सिंह ने आवाज में बेपरवाह उद्दंडता भर जवाब दिया। उसने स्पष्ट देखा रमेश सोनाने की आंखें चमक गईं। गाल ठुड्डी समेत आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से ऊपर उठ गया। उसने पहली बार गौर से देखा रमेश सोनाने का माथा कितना चौड़ा है, उसके गालों पर हल्की हल्की उगती दाढ़ी कितनी फबती है। फिर उसे अपने इस भाव पर तुरंत शर्म हो आई। गांव का लफंगा है यह तो, इसको इतने गौर से देखने की क्या जरूरत है। उसने मुंह दूसरी ओर कर लिया। उसे सुनाई दिया रमेश सोनाने की आवाज में एक लरज पैदा हो गई थी। वह इस लरज को पहचानती थी। अजय प्रताप सिंह जब कांपती उंगलियों से उसे छूता था, उसके मुंह पर फैलाए बालों को पीछे धकेलता था, तब ए जादूगरनी ऐसी ही लरज के साथ बोलता था। मुन्नी सिंह चकित रह गई। पति और लफंगे में इस लरजता की समानता कैसे? तब तो तुम्हें ही चलना होगा मेरे साथ मामी। रमेश सोनाने की आवाज में आशा का भी समावेश लगने लगा उसे। कहां? मुन्नी सिंह की ओढ़ी हुई उद्दंडता बिला गई। जी धड़धड़ करने लगा। मेरे घर? वह मिनमिनाई। क्यों? क्या मामा से बात करने का जी नहीं होता? मुन्नी सिंह को हाँ शब्दों में बोलने की जरूरत नहीं रही। उसकी आंखें गवाह हो गईं उसकी उत्कंठा की। भब भब कर रहा था उसका चेहरा। रमेश सोनाने को लगा जान दे दे अपनी अभी यहीं, या ले ले इसकी। चल, वह कुछ कड़ाई से बोला। मुन्नी सिंह को लगा वह तो पालतू बकरी हो गई, इस लुच्चे की पालतू बकरी। पीछे पीछे सिर झुका के चल दी।
रमेश सोनाने के घर उस दिन कोई नहीं था। फोन बाहर की कोठरी में लगा के रखा था। क्यों? मुन्नी सिंह ने हिम्मत कर पूछा। माताराम कहाँ है तेरी? गई होंगी कहीं। और दादा? मैं क्या जानूं घर के सब कहाँ मर गए, वह अनावश्यक रूप से झल्लाया। मुन्नी सिंह वहीं लगी बेंच पर चुपचाप बैठ गई। रमेश सोनाने कुर्सी पर ठीक उसके सामने टेलीफोन के पास टेबल के उस पार। आधा घंटा बीत गया। मुन्नी सिंह घबराहट के मारे पसीने पसीने होने लगी। रमेश सोनाने बदमाश उसे अपलक देखता रहा। बहुत गर्मी है नहीं? कुछ खरखराहट के साथ बोला। हाँ। मुन्नी सिंह ने अपनी दोनों टांगों को एक दूसरे के साथ कस के सटा लिया। गांव में साली लाइट रहती ही नहीं है। हाँ। उसकी टांगें और जोर से मिल गई। मैं जाती हूं, फोन अब नहीं आएगा लगता। मुन्नी सिंह उठ खड़ी हुई। कहीं लफंगे की बदमाशी तो नहीं? झूठ बोल के ले आया उसे यहां? क्या मंशा इसकी, भगवान जाने। अकस्मात उठकर खड़े होने से दोनों कस के मिलाई गई टांगें फक से खुल के जुदा हो गईं। अंदर की बेचैनी भड़ाके के साथ आजाद हो गई। धड़ संभाल नहीं पाया इस खुलासे को। साड़ी में पैर अटक गया। सामने मुंह के बल गिर जाती मुन्नी सिंह, अगर रमेश सोनाने ने थाम न लिया होता तो। देख के मामी, हाथ कुछ ज्यादा ही मुन्नी सिंह को थामे रहे। आंच उठ आई थी। मुन्नी सिंह के हाथ में प्रवाहित हो गई वह आंच, फिर हाथ के रास्ते शरीर में। गुरुजी के वचन मगर ऐन वक्त पर याद हो आए। हमारे शरीर में पानी बहुत है। मुन्नी सिंह ने उसे बचा के भी खूब रखा है। अंदर के पानी से मिल आंच ठंडी हो गई। इस बार जो पसीना टपका उसमें राख की मिलीजुली गंध थी। मैं जाती हूं। लफंगा कुछ न बोला। मुन्नी सिंह भरमा गई। हद हो गई। उसे लफंगे की चुप्पी अखर गई। शायद बहुत अकेली हो गई है वह, इसलिए लफंगे के बोल कुबोल की इच्छा करने लगी है। यह ठीक नहीं। आज ही अपने बाबा को चिट्ठी लिखेगी। कुछ दिन मायके ले जाएं उसे। भाई बहन के साथ हंस बोल अच्छा लगेगा उसे। आया था बाबा लेने, माताराम ने मना कर दी। अभी बाद में ले जाना समधी जी, मेरे जोड़ जोड़ दुखते हैं, रोटी नहीं बना पाती मैं। थोड़ा तबीयत संभल जाए तो मैं खुद खबर कर दूंगी, ले जाना इसे। बाबा ने खूब दुलार किया था। साड़ी और कलेवा लाया था। माँ ने अपने हाथ से बना के भेजे थे। रवे और आटे के लड्डू, पतली बारीक सेव और खस्ता पापड़ी। मुन्नी सिंह का मन किया वहीं हुलसकर शुरू हो जाए बाबा के सामने। खुश होगा बाबा। लड़की को लड़की की तरह रखते लोग। लेकिन सुषमा को बोल रसोई में रखवा दी थी टोकरी माताराम ने। साड़ी भी अपनी अलमारी में बंद कर दी। त्योहार पर पहनना बहू। फिर बाद में मिलने पर भी कलेवा अपना सा नहीं लगा। मुन्नी सिंह को साड़ी भी न जाने कैसे किसी और की लगने लगी। हर चीज करने का एक मन होता है। अब मन बार बार थोड़ी उफान मारेगा। मुंह से फूंक दो, सब जादू का घेर फेर अंदर, दबकर पूरा अंदर। मुन्नी सिंह बहुत सोचने लगी। पढ़ने का कतई मन नहीं था, लेकिन दाखिला यदि ले लेती तो इस बहाने तन और मन थोड़ा इधर उधर कर सकती थी। दादा ने लेकिन इस बार निर्णय लिया। घर में रहो बहू, क्या दिक्कत है? बाबू आएगा तो हो सके उसके साथ जाना पड़े। घर गृहस्थी संभालना सीखो। अब दादा क्या समझेगा उसकी दिक्कत। कैसे रात बिरात कुछ ना करने की चिंता से जाग जाती थी वह। कैसे माताराम रोटी रांधने के अलावा कुछ भी करने नहीं देती थी उसे। ना हंसना न बोलना। दादा क्या समझे इन बातों को। उसे तो अपने खेत और हुक्के से फुर्सत नहीं। मुन्नी सिंह के देवर ननंद तक हंसते उस पर। दादा हुक्का छोड़, जमाना लद गया उसका। ना, जब मैं लद जाऊंगा तब छोड़ूंगा इसे। ये मेरे जमाने की चीज मेरे छूटने पर ही छूटेगी। दादा फिर क्या समझेगा नए जमाने की बातें, मुन्नी सिंह के मन और शौक की बातें। मुन्नी सिंह सोचते सोचते घर पहुंची। वही नित्य कर्म से निवृत्त हो, वही रोज वाली क्रिया निपटा, वही रोज वाले रास्ते से, वही रोज वाली मिट्टी, रोज वाला सूरज और आसमान देखकर।
वही अंदर से थोड़ी दुखी पर ऊपर से खुश दिखती हुई। घर लेकिन वैसा न था जैसा छोड़ गई थी। घर पछाड़ खा चारों खाने चित्त पड़ा था। घर के ढहने का शोक पूरा गांव मनाने आया था। मुन्नी सिंह के अचरज की सीमा नहीं थी। गांव की औरतें उसे देख उसकी ओर लपकी। उन्होंने उसे चारों ओर से अंक में भर लिया। वे जबरदस्ती उसे नंगा करने में लग गईं। उन्होंने उसे लिपटा लिपटा कर दुर्दशा कर दी। कपड़े उसके तार तार होने लगे। चूड़ियां टूट फूट गईं। माथे की बिंदी औरतों के आंसू से बह गई। इससे पहले कि मुन्नी सिंह कुछ पूछ पाती, माजरा क्या है, सबने उसे चिल्ला चिल्ला कर बता दिया। अरे बहू, सुहाग उजड़ गया तेरा। मूर्छा आने से पहले उसके कानों में लुच्चे रमेश सोनानी के स्वर पड़े थे। शहीद हो गया मामा। जिस दिन गांव में शोक की घड़ी समय देवता ने नियत कर दी थी, ठीक उसी दिन उसी गांव के जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट में भगदड़ मची हुई थी। जिला कलेक्टर महोदय को वायरलेस से सूचना प्राप्त हो चुकी थी कि प्रदेश का होनहार सपूत कारगिल युद्ध में शहीद हो गया था। आर्मी क्वार्टर उसकी बॉडी जिले तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा था। 1-2 दिन में यह सारी प्रक्रिया सुचारू रूप से क्रियान्वित कर दी जाएगी। लोकल अखबार वालों ने इसे प्रदेश के गर्व के साथ साथ जिले के गर्व के रूप में भी पुष्ट किया था। कलेक्टर महोदय एसपी साहब से लगातार संपर्क में थे। पूरे जिले के आला हाकिमों को पहले बॉडी स्टेशन पर रिसीव करनी थी, फिर जिले में राजकीय सम्मान के साथ बॉडी को गांव ले जाकर घर वालों के सुपुर्द करना था। विधायक जी, जिले के सत्ता नशीं पार्टी के विधायक जी को गुर्गों ने खबर कर दी थी। लांस नायक अजय प्रताप सिंह कारगिल में मारा गया है और चूंकि मामला आपके क्षेत्र का है तो सक्रिय हो जाना ही उत्तम होगा। उत्तम अवसरों की तलाश में हरदम तत्पर विधायक जी ने तत्काल कलेक्टर महोदय को फोन मिला दिया। हाँ, सब व्यवस्था चौकस है कलेक्टर साहब। बॉडी पहुंचने का समय क्या है? जी, अंतिम सूचना मिलने तक कल 6 बजे सुबह की ट्रेन से आने की संभावना है। ठीक है, चलिए खबर करिएगा। जी जी जरूर। कलेक्टर की सांस धौंकने की तरह चल रही थी। सब ठीक होना ही चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा की बात थी यह तो। सुबह तड़के एसपी और कलेक्टर महोदय स्टेशन पहुंच गए थे। शहर के कई पत्रकार, वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी और देश प्रेम के जज्बे से सराबोर उत्साही युवाओं का भी जमावड़ा था। विधायक जी के आते आते तो सत्ता नशी पार्टी और सत्ता विहीन पार्टी की भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। स्टेशन पर बॉडी उतारते ही उन्माद स्वरों से घुलने लगा। भारत माता की जय, अजय प्रताप सिंह अमर रहें, नारों पर नारे बुलंद होने लगे। बॉडी को ले जाकर सर्किट हाउस के बड़े हॉल में रख दिया गया और शहर दर्शन को उमड़ पड़ा। कलेक्टर और एसपी की हालत खराब हो गई। लॉ एंड ऑर्डर की पूरी व्यवस्था जमाते जमाते पसीने छूट गए। उस पर से विधायक जी के गुर्गे हल्ला मचाने लगे। शहीद अजय प्रताप सिंह के गांव जाने की हम लोगों की व्यवस्था प्रशासन को ही करनी होगी। एसपी और कलेक्टर ने तय किया, कुछ गाड़ियां रिक्विजिशन कर लेते हैं। बला टले, इन गुर्गों की बला टले। किसी के दुख में भी निस्वार्थ भाव से शरीक नहीं होते, हमेशा उपद्रव करने पर तुले रहते हैं। संवेदनशील एसपी और कलेक्टर का तो वैसे ही बैंड बजा रहता है। हर चीज में आगे होने की होड़ पार्टियों के प्रतिनिधियों के बीच तनाव पैदा करके ही छोड़ती है। फिर कलेक्टर एसपी क्या क्या संभालें। दोपहर तक पूरा शहर बॉडी के दर्शन कर चुका था। बॉडी लेकर अब चलने की बारी थी। जिला प्रशासन एक गाड़ी में बैठा ही था कि विधायक जी का एक गुर्गा भागता हुआ आया और पूरी गुंडाई के साथ आवेश में चिल्लाया, साहब हमारे जाने का इंतजाम नहीं हुआ। ऐन वक्त पर चलने से पहले टोके जाने पर एसपी को जम के गुस्सा आ गया। जाइए, इतनी गाड़ियां जा रही हैं, कहीं एडजस्ट हो जाइए। यहां क्यों चले आए? अरे इतने दुख भरे माहौल में आप कैसे बात कर रहे हैं? गुंडा चिल्ला चोट पर उतर आया। कलेक्टर ने कनखियों से एसपी को समझाया और गुंडे को कहा, जाइए
पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर रावत साहब की गाड़ी में बैठ जाइए, मैं फोन कर दे रहा हूं। एक बला टली, लेकिन आगे न जाने और कितनी थी। गांव तो सिर्फ 35 किलोमीटर दूर था, पर लगा न जाने कितनी दूर है। सड़क तो थी ही नहीं, अगर कभी रही भी होगी तो टूट फूट कर बड़े ककरीले गड्ढों की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। भूख प्यास परेशानी से बेहाल कलेक्टर साहब एसपी से बोले, यार आई हेट दीज सीन्स, डोंट बी इमोशनल। इस बार एसपी ने कलेक्टर को समझाया। पूरा गांव धूल भरी आंधी जैसा बवंडर मचाने लगा। दूर से कलेक्टर महोदय ने अनुमान लगाया, वाइफ होगी। मुन्नी सिंह सिर झुकाए चली आ रही थी। शहीद तो अजय प्रताप सिंह हुआ था, मगर मुन्नी सिंह भी उसी रंग में रंगी दिख रही थी। धीरे से काठ का बक्सा खोल मृत अजय प्रताप सिंह का मुंह दिखाया गया मुन्नी सिंह को। सिर्फ भारत का झंडा दिखाई दिया उसे, वही झंडा जो अजय प्रताप सिंह की मृतदेह पर लपेटा गया था, वही देश प्रेम का ऐलान करता तिरंगा। अजय प्रताप सिंह के मुख का भाव पढ़ने से पहले ही गश खा गई वह। घर असहाय हो बिलाप करने लगा, मगर पूरे गांव ने क्रियाकर्म संभाल लिया। पूरे गांव का बहादुर सपूत था लांस नायक अजय प्रताप सिंह। रात होते होते पूरा जिला प्रशासन और नेताओं और लग्गू भग्गुओं का काफिला जिले की ओर प्रस्थान कर गया। बच गए गांव वाले, बच गए घर वाले, बच गई मुन्नी सिंह। रात कटते नहीं कटी, दिन पहाड़ हो गए, भारी और सूने। अजय प्रताप सिंह के शहादत वाले इलाके के पहाड़ मुन्नी सिंह के अंदर प्रवेश कर गए। बाबा आया। मां ने उसकी आंखों में घर लौट आने का संदेशा भेजा था इस बार, कलेवा और साड़ी नहीं। चल बेटा घर चल। क्यों, क्या ये घर नहीं इसका? हमारी बहू थी, हमारी बेटी हो गई अब। माता राम हक से सिसकी। बाबा कुछ समझा कुछ नहीं। बाबा अपने घर वापस लौट गया, मुन्नी सिंह को बिना लिए। मुन्नी सिंह के जीवन में अब क्या बचा? अब तो आशा के स्वप्न भी नहीं बचे, जिनके आश्रय वह अपने पति की गैर मौजूदगी में अपने दिन काटा करती थी। संगी साथी कुछ ज्यादा थे नहीं, जो थे वे दुख दुख करते आते और दुख दुख करते चले जाते। मुन्नी सिंह को आदर से बड़ों के बीच बैठाया जाता। मुन्नी सिंह अचानक बड़ी हो गई थी सबकी नजरों में। लांस नायक के गुजर जाने के बाद माता राम ने बताया था, लांस नायक, उसका बाबू, उसके दिल का टुकड़ा, सारा पैसा मुन्नी सिंह के नाम कर गया था, मुन्नी सिंह को नॉमिनी बनाकर। मुन्नी सिंह को पैसों से कोई वास्ता नहीं था। जब आदमी नहीं रहा तो पैसों से क्या वास्ता? आदमी का औरत से ही कितना वास्ता हुआ था। सुख के दिन तो चिड़िया की तरह फुर्र हो गए थे। उसके पास तो स्मृतियों के नाम पर साल भर का खजाना भी नहीं था, जिसके स्मरण सुख में वह समय काटती। मुन्नी सिंह ऊपर से नहीं, अंदर से नाराज रहने लगी। ऊपर से लेकिन उसने पैसों वाली बात पर प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की। बाबा फिर आया, बोला, बेटा घर चल, पैसा मिलेगा जमाई का, सुख से दिन बीतेंगे। मन करे तो पढ़ना, न मन करे तो सिलाई सीखना, वो भी मन न करे तो कुछ ना करना। माँ बाप की छाया में सुख से पैर पसार कर राज करना। मुन्नी सिंह को लगा सब बातें तो अच्छी कही बाबा ने, मगर वो जमाई के पैसों वाली बात क्यों की? अगर उसे खुश रखना है तो जमाई के पैसों की क्या जरूरत? पहले भी तो सुख करती थी बाबा के घर में, तब बाबा का जमाई तो उसकी जिंदगी में भी नहीं आया था। फिर आज जमाई आके चला गया जब, तो उसके पैसे को लेके इतना बवाल क्यों? क्या देगा उसको पैसा? क्या मुन्नी सिंह खरीद पाएगी वे सारे सुख जिसके सपने वह देखती आई है? उसके अंदर की नाराजगी बढ़ने लगी। भाड़ में जाए पैसा। कुछ ही दिन बाद मुन्नी सिंह का बुलावा आया विधायक कार्यालय से। विधायक जी एक समाज सेवी संस्था से जुड़े हुए थे। उसी संस्था के मार्फत वे मुन्नी सिंह का सम्मान करना चाहते थे। वे मुन्नी सिंह के भविष्य की योजनाएं बनाना चाहते थे। वे मुन्नी सिंह के भविष्य में तमाम रंग घोलना चाहते थे।
उन्हें रंग विहीन साड़ी पहने नहीं अच्छी लगती थी मुन्नी सिंह। वे उसके उजास विहीन चेहरे पर रोशनी खिलाना चाहते थे। वे सिर झटक कर दुख करते थे। कितनी कम उम्र है मुन्नी सिंह की। उसका भविष्य लांस नायक की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हो सकता। जमाने के दस्तूर बदल गए हैं आज। जमाना अब मुन्नी सिंह जैसी विधवाओं के साथ संवेदनशील हो जुड़ने लगा है। जमाने ने अपने हीरो चुन लिए हैं। शहीद उनके हीरो हो गए हैं। लोग शहीद होना नहीं चाहते, पर शहीदों को हीरो बना आदर करना चाहते हैं। कारगिल के शहीदों का और भी ज्यादा। लोग मुर्गे हो गए हैं। कारगिल उनके सिरों की कलगी। मुर्गे बांग देने लगे हैं। शहीद अमर रहे, भारत माता की जय। मुर्गों की बांग नारा लगने लगी है। लोग नारे पूरे जोशो खरोश से लगाते हैं। देश प्रेम का जज्बा चारों ओर पसर जाता है। मुन्नी सिंह को देश प्रेम का जज्बा मीठा मीठा लगने लगता है। उसे मीठा पसंद नहीं, अधिक मीठा जहर बन जाता है। मुन्नी सिंह को माता राम के मीठे बोल बिल्कुल पसंद नहीं। बहू, बेटी की तरह रखेंगे तुझे। पैसा जो मिलेगा उससे अपने मन की करना। मुन्नी सिंह को दोबारा पैसों वाली बात जहरीली लगती है। उसे पैसों से खरीद का उत्सव नहीं मनाना। उसे मन और आत्मा की आजादी का उत्सव मनाने का सपना आता है हर बार। पैसा उसे यह नहीं देगा। पैसा तो चोला हो जाएगा उसका, भारी वजन वाला चोला। उसे खट से उतार कर कुएं पर नहा भी नहीं पाएगी मुन्नी सिंह। पैसा अम्मा आपके नाम करना चाहती हूं। क्या? माता राम ने रुआंसे मुंह और चमकती खुश आंखों से पूछा। कायदे से माता राम को पूछना था, क्यों? मगर हर्ष में निकल गया क्या? हां, बोली मुन्नी सिंह दृढ़ता से। उसी दृढ़ता से जिस दृढ़ता से पति को देश की सेवा में शहीद होने को बोलती थी। 2 बार अविश्वास से आंखों की पलकें झपकी और फिर वहीं खाट पर बैठते बैठते सुख के चक्रासन में चक्कर खाने लगी माता राम। मुन्नी सिंह को इतने दिन में पहली बार हंसी आई। बुढ़िया तो लट्टू लग रही थी, घिर्र घिर्र करता लट्टू। 1 गिलास पानी ला। लट्टू की डोर खींच दी मुन्नी सिंह ने। लट्टू शांत हो ढुल हो गया। मुन्नी सिंह ने लापरवाही से उधर देखा और बाहर चली गई। बरामदे में बाहर बैठ डूबता सूरज देखने लगी। उसी शाम के धुंधलके में एक नाचती छाया आती दिखाई दी मुन्नी सिंह को। छाया उसे यूं अकेला बैठा देख ठिठक गई। छाया लुच्चे रमेश सोनाने में बदल गई। लुच्चा गंभीर स्वर में बोला, क्यों अकेले बाहर क्यों बैठी हो मामी? मुन्नी सिंह लुच्चे की गंभीरता से अचकचा गई। गंभीरता ने मुन्नी सिंह के मन के बंद कपाटों पर दस्तक दी। आंखों के कोनों पर 2 बूंद पानी झिलमिलाने लगा। रमेश सोनाने जैसे लुच्चे के सामने अपने भीतर के पानी को यूं गंवाते शर्मा गई मुन्नी सिंह। कमीन कहीं का। रमेश सोनाने पूरे दृश्य को भांप और बेधड़क हो गया। ठीक मुन्नी सिंह के पास, बहुत पास बैठ गया और धीरे धीरे उसके कान में कुछ बुदबुदाने लगा। मुन्नी सिंह की डर के मारे सांस रुकने लगी। कोई देख ले तो। वो जल्दी से उठने लगी, पर रमेश सोनाने कहां मानने वाला था। जोर से हाथ पकड़ दोबारा घसीट कर बिठा लिया मुन्नी सिंह को अपने पास। सुन, कहां भागती है? मेरी बात तो सुन ध्यान से, पूरी सुन। पर मैं, मुन्नी सिंह को अब डर के मारे जोर की रुलाई आने लगी। सुन, जिसे जाना है अब तो वो चला गया। क्या जिंदगी भर ऐसी बैठी रहेगी? सच्ची बात बोल रहा हूं मैं तुझे प्यार करता हूं। आज से नहीं, बहुत दिन से। देख, मेरे साथ चल, मुंबई चलेंगे। दोस्त रहता है मेरा वहां, सब संभाल लेगा। झूठ नहीं बोलता, अपनी कसम। शादी करूंगा तेरे से। चल ना, दोनों की जिंदगी बन जाएगी। मैं? मुन्नी सिंह ऐसी शर्मनाक बात सुन हिचक हिचक कर रोने लगी। रमेश सोनाने इस पर गर्म हो गया। उसने मुन्नी सिंह के आंसू से तर गालों पर गर्म गर्म थप्पड़ जड़ दिया। चुप! वह अधिकार से चिल्लाया। वह तो प्रेमी के अधिकार से चिल्लाया। मुन्नी सिंह दंग रह गई।
वह रमेश सोनाने की छाया को कमरे की दीवारों के साथ मिलकर गुम हो जाने तक एकटक देखती रही। जिला हेडक्वार्टर में मुन्नी सिंह का विधायक जी की संस्था द्वारा जो स्वागत हुआ वह स्वागत शानदार था। मुन्नी सिंह बिल्कुल सफेद साड़ी पहन, सिर पर पल्ला रख मंच पर विधायक जी के साथ बैठी। एसपी और कलेक्टर भी थे वहां। सब बड़े लोगों के बीच बैठ मुन्नी सिंह का दुख और काला हो गया। मन को काबू में रखने की कला में चूंकि मुन्नी सिंह पारंगत हो गई थी, इसलिए चुपचाप सब लोगों को देखती रही। एक के बाद एक बड़े लोगों का भाषण सुनती रही। सुनते सुनते लगने लगा उसे कि वह एक काले लबालब काई भरे कुएं में डुबकी लगा रही है, या फिर उसके ठीक नीचे एक काली खाई का दलदल है, जिसमें नीचे कहीं डूबा डूबा अजय प्रताप सिंह भी है, जो उसे हाथ पकड़कर अपने पास घसीट रहा है। वह उसे प्रेम की मनुहार कर नहीं घसीट रहा, वह उसे ए जादूगरनी भी नहीं बोल रहा, वह तो बस उसे अपने साथ डूबने को कह रहा है। मुन्नी सिंह चौंक कर सीधी बैठ गई। सामने स्टेज के ठीक सामने वाली कतार में बैठा था रमेश सोनाने, उसके दादा और माता राम के साथ, गांव के और लोगों के साथ। उसकी नजर मिली रमेश सोनाने से। रमेश सोनाने उसे बढ़े हुए अधिकार से देख रहा था। उसने सहम कर आंखें बंद कर ली। यह नहीं हो सकता। रमेश सोनाने उसे अजय प्रताप सिंह की नजरों से देख रहा था। यह नहीं होना चाहिए। पूरे शरीर में झुरझुरी फैल गई। जो दिमाग ने कहा यह नहीं हो सकता, पर हो रहा है, और ना चाहते हुए भी मन को अच्छा लग रहा है। छी, यह क्या हो रहा है उसे? विधायक महोदय ने अपने भाषण के अंत में मुन्नी सिंह को इशारा किया। वह उठ खड़ी हुई। देखा सारे लोग उठ खड़े हुए। 2 मिनट का मौन होगा, घोषणा हुई। पूरा सन्नाटा पसर गया। लोगों ने मुन्नी सिंह की स्थिति का सन्नाटा चारों ओर फैला दिया और अपनी चाल में लौट आए। वे दोबारा मुर्गे हो गए। वह बांग लगाने लगे। उनकी बांग नारों की तरह थी। नारे देशभक्ति के थे। शहीद अजय प्रताप अमर रहे, भारत माता की जय। मुन्नी सिंह को सहायता स्वरूप 21,000 का चेक समाज सेवी संस्था ने अपनी ओर से दिया। जीप में बैठते ही वापस गांव लौटने के रास्ते में मुन्नी सिंह ने 5 गांव वालों के सामने नया मिला चेक माता राम को सौंप दिया। इसे बैंक में जमा करवा देना, निकाल कर दे दूंगी पैसे, फिर उन पैसों को अपने नाम करवा लेना। मुझे इस पैसे से कोई वास्ता नहीं। माता राम को बहू के तेवर सही नहीं लगे। दिखाना क्या चाह रही थी? पैसे रुपए का हिसाब घर जाके हो ही जाता। पैसे से उसे क्या इनकार? आने वाला पैसा अच्छा ही लगता है। कमाऊ लड़का तो शहीद हो गया। माता राम की आंखें भीगने लगीं। माता राम की भीगती आंखों ने गांव वालों को भी भिगो दिया। एक दद्दा बोल पड़ा, बहू, हर काम की जल्दी ठीक नहीं। तू शहीद की विधवा है, अब बड़ी जिम्मेदारी से रहना है तुझे। माता राम यह सुन और जोर जोर से रोने लगी। गांव वाले दुखी हो गए। गांव वाले सचमुच के दुखी हो गए। शहीद बेटे के आगे पैसा कहां ठहरता है? एक मां का दिल मां ही जाने। मुन्नी सिंह ने माता राम को ढाढ़स बंधाने की कोशिश भी नहीं की। उसे माता राम का रोना बेमौका लगा। उसे यह पसंद नहीं आया। ड्राइवर के बाजू में बैठा था रमेश सोनाने। उसने सिर मुश्किल से घुमाकर नजारा लिया। फिर एकाधिकार से उसकी नजर मुन्नी सिंह पर ठहर गई। मुन्नी सिंह इस बार नहीं घबराई। उसने ललकारती आंखों से रमेश सोनाने को वापस घूरा है। हिम्मत है कोई कदम उठाने की, या यूं ही एक लड़की को कमजोर समझ लफंगागिरी कर रहा है? लफंगे ने एक गहरी सांस के साथ सिर सामने की ओर कर लिया। मुन्नी सिंह अंदर से गांठों में बंध गई। उसके शरीर के पोर पोर में गांठें बंध गईं। वह कस गई। वह छटपटाने लगी। वह गांठों से मुक्त होने को छटपटाने लगी। गांठों की कहानी उसकी 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में नहीं थी। गांठों का रहस्य नहीं जानती थी मुन्नी सिंह। मुन्नी सिंह के अंदर के पहाड़ और ऊंचे और पथरीले होते चले गए।
मुन्नी सिंह के दिन और भारी और ना बीतने वाले होने लगे। मुन्नी सिंह को गर्मी ज्यादा सताने लगी। मुन्नी सिंह को प्यास ज्यादा लगने लगी। मुन्नी सिंह का मन घड़ी घड़ी नहाने को करने लगा। मुन्नी सिंह ने अपना सारा पैसा माता राम के नाम कर दिया। एक दिन बैंक गई, माता राम को भी ले गई और हो गया काम। कितना आसान था सब। आसानी से बात आगे बढ़ती चली गई। माता राम की तबीयत और खराब रहने लगी। अब जोड़ों के दर्द के साथ बदहजमी की शिकायत हो गई। माता राम को नमकीन कभी पसंद नहीं था। माता राम की जीभ पर उभरी स्वाद ग्रंथियां अब सिर्फ कड़वा पहचानने लगी। माता राम खाती तो रोटी सब्जी थी, पर जीभ उलटती करेला और नीम थी। बहू, वो जो गहने मैंने चढ़ाए थे तुझे, वो सुषमा के लिए निकाल देना। हो। गहने हाजिर करने लगी मुन्नी सिंह। फिर अच्छी साड़ियों की बारी आई, वह भी हाजिर। मुन्नी सिंह के पास अब जमा बचे 3 जोड़े कपड़े और एक भारी मन, जो घड़ी घड़ी नहाना चाहता था शीतल ठंडे पानी से। मुन्नी सिंह रोज थकने लगी। मुन्नी सिंह रोज रात रोटी सेकते सेकते थक गई। उस दिन भी थक गई थी जब आया रमेश सोनाने। मुन्नी सिंह का मन न जाने कैसे कैसे करने लगा। माता राम की भ्रकुटी पर सवाल मचलने लगे थे। क्यों बढ़ गया है रमेश सोनाने का आना आजकल? अलबत्ता रमेश सोनाने इन ऊब चूभों से बेखबर, बनता बेखबर। दादा और माता राम को प्रणाम कर जोर जोर से कहानियां सुनाने लगा। दादा, जा रहा मैं गांव से अब। मेरा दोस्त रहता मुंबई में, घर है उसका वहां। अकेला रहता वो। मेरे को बुलाया, बोला आजा रमेश, फैक्ट्री में काम है और पैसा बढ़िया है। मुंबई मस्त शहर है, बोलता मेरा दोस्त। भूखे नहीं सोते लोग वहां। हे दादा हंसा। अच्छा, क्या सबका पेट भरती तेरी मुंबई? हो दादा, सब सुंदर हीरो लोग रहते वहां। अच्छा। दादा घर घर आया। तेरे माँ बाप क्या बोलते? क्या बोलेंगे? बोलते जाने को तू चला जा, पर बराबर पैसा भेजना। छोटे भाई बहनों की लाइन लगी इधर। मैं कल रात जाऊंगा दादा। इधर से रात 10 बजे निकलूंगा। रात 12 बजे गाड़ी निकलती स्टेशन से। टिकट विकेट भी निकाला मैंने, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ दादा, जाता मैं। सबको गांव में बता के नहीं जा रहा अभी। पहले कुछ कमा धमा लूं, फिर शान से वापस आऊंगा इधर। अच्छा जा रे, बोल माता राम ने मुंह बिचकाया और मन ही मन बड़बड़ाई। लुच्चे लफंगे भी अब बड़ा सपना देखने लगे। हूं। मुन्नी सिंह को सब सुनाई पड़ा। रमेश सोनाने इतनी जोर से बोल रहा था, उसकी और माता राम की बड़बड़ाहट मिलकर गर्मी घोलने लगे शरीर में। उसे लगा वह अंगार पर बैठी है। मां, उसने मन ही मन प्रार्थना की, अपने बाबा जी को बोलना अंदर के पानी से आग अब ठंडी नहीं होती। क्या करूं? रोटी में आज ज्यादा स्वाद था। क्यों बहू? दादा रंभाया। आज खुश लग रही? मुन्नी सिंह ने कुछ नहीं कहा। अपना काम खत्म कर अपने कमरे में चली गई धीरे धीरे शांति से। मुन्नी सिंह के कुछ न कहने से सब चुप हो गए। हंसी ठट्ठा का वैसे भी उस घर में चलन बंद सा था। मुन्नी सिंह ने अपना एक जोड़ा कपड़ा उठाया और घर के बाहर जाने को होने लगी। कोई कुछ न बोला। मुन्नी सिंह जानती थी कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, मगर माता राम चुप नहीं रहेंगी। तो माता राम बोली, इतनी रात गए कहां बहू? नहाने, गर्मी बहुत हो रही है। मुन्नी सिंह अपने मन में बोली। माता राम को इतनी धीमी आवाज अच्छे से सुनाई न पड़ने से चिढ़ मच गई। वह जोर से चीखी, मना किया ना रात में कुएं के पास जाने से। खेत का हाल जानती है ना, लुच्चे घूमते हैं रात में शिकार की टोह में। चल अंदर, कोई नहाना वहाना नहीं। मुन्नी सिंह ने सारी बातें ठहर कर सुनी, फिर अपने धीमे स्वरों को थोड़ा उठा स्थिर आवाज में बोली, बहुत गर्मी है, और उल्टे कदमों से वापस अपने कमरे में लौट आई। रात तो रात है, रोज आती। उस दिन भी आई, उसके अगले दिन भी आई। पूरा गांव रात के 10 बजे तक सो ही जाता था। कोई अनहोनी बात नहीं थी। अनहोनी थी तो उस रात गांव की पगडंडियों पर सटकर
चलती फिरती दो अछोर परछाइयां। आसमान के सीने पर टके एक आधे अधूरे चांद ने उन परछाइयों को देखा। वह रहस्य से मुस्कुराया। उसने उन परछाइयों को अलौकिक ढंग से गायब कर दिया। वह बादलों से लुका छिपी खेलने लगा। गांव वाले इस घनघोर अंधेरी रात में अपनी चादरों में घुस और सिमट के सो गए। रात के 12 बज चुके थे। आज तो ट्रेन भी लेट नहीं आई और ठीक 12 बजे लंबी सीटी बजाती मुंबई के लिए तेज रफ्तार में दौड़ पड़ी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।